नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। सीटेट के प्रैक्टिस सेट 2 में आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए बाल विकास से प्रारंभ करते हैं। पहला सेट आपका किसका है कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि का। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम इसका। आप सभी लोग टेस्ट को अच्छे से दें और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए, पहला प्रश्न आपका क्या है कि विकास में अचानक कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, विकास में अचानक कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, यह किस सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित होता है। आपको बताना है कि जो विकास में अचानक कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, यह किस सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित होता है। विकल्प आपको दिया गया है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत या समन्वय का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, विकास में अचानक कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। अचानक कोई एक रात में पढ़कर कोई परीक्षा टॉप नहीं कर सकता है, उसके लिए उसमें उसकी पढ़ाई में क्या चाहिए, निरंतरता चाहिए। ठीक है, यही जो सेम चीज है वो किस पर आपका लागू होता है, विकास प्रक्रिया में। डार्विन की किताब स्पीशीज में भी अगर आप पढ़ेंगे तो उनके जो विकास का चरण होता है उसमें निरंतरता का बहुत ही महत्व है। ठीक है, कोई भी काम के लिए निरंतरता बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है, शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों का हस्तांतरण होना वंशानुक्रम। यह कथन किसका है। विकल्प आपको दिया गया है जेम्स ड्रेमर, वुडवर्थ, हालैंड या फिर पीटरसन का। तो यह कथन है आपका जेम्स ड्रेमर का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना। ठीक है, होना वंशानुक्रम है, यानी जो माता पिता में शारीरिक तथा मानसिक विशेषताएं हैं वो बच्चे में हस्तांतरित होता है और ये वंशानुक्रम है। ये किसने कहा है, जेम्स ड्रेवर ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नवीन अनुभवों की पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, नवीन अनुभवों को, यानी कोई चीज हमें नया अनुभव हुआ है और उसको हमारे पास जो पहले से ही विद्यमान बौद्धिक संरचना है उसमें हम फिट करते हैं या उसमें शामिल करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो यह क्या कहलाती है। विकल्प आपको दिया गया संगठन, अनुकूलन, आत्मसातीकरण या व्यवस्थित करना। तो इसे हम कहेंगे आत्मसातीकरण। उस चीज का हमने आत्मसातकरण कर लिया है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर किसी बालक की बुद्धिलब्धि 91 से 110 के बीच में है तो उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है, सामान्य में, मंद में, प्रखर में या फिर तीव्र में। तो इसे रखा जा सकता है आपका सामान्य में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे किस में रखा जा सकता है, सामान्य में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, अध्यापकों को सृजनशील बालकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने के लिए किन किन गुणों से अभिभूत होना चाहिए। ठीक है, कोई अध्यापक है, उसको अपने छात्रों के सामने प्रेरणा बनने के लिए उस अध्यापक में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो उच्च नैतिक स्तर, मानवता, ईमानदारी या उपयुक्त सभी। तो प्रेरणा स्रोत बनने के लिए ये सारे गुण होने चाहिए, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्यों के आधार पर स्पेंजर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। किसके आधार पर, तो मूल्यों के आधार पर बात हो रहा है कि मूल्यों के आधार पर किसने, स्पेंजर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। तो ये कुल 6 भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। क्या, व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है किसने, स्पेंजर ने। आधार क्या है इसका, तो मूल्य है। ठीक है, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है किसने, स्पेंजर ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गैगने की पुस्तक है एमिल द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, संप्रत्यय अधिगम या फिर अवलोकन। गैगने की पुस्तक कौन सी है, तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत वर्ग के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत नहीं आता है। अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत वर्ग के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत नहीं आता है। थार्नडाइक का सिद्धांत,
हल का प्रबलन सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, या फिर गेस्टाल्टवादी सिद्धांत? इसमें कौन सा है जो अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें जो गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत है वो अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर बालक मानते हैं प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को देखना होता है तथा कोई भी व्यक्ति केवल उन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होता है जो उसकी सहायता करते हैं? ये किस स्तर पर होता है ऐसा? विकल्प है आपका यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, आत्म केंद्रित निर्णय, परस्पर एकरूप अभिमुखता, या फिर अधिकार संरक्षण अभिमुखता? किस स्तर पर ये होगा? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता में होता है ऐसा। नेक्स्ट है, शिक्षण की दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? किसके अंतर्गत? तो दृश्य सहायक सामग्री, यानी जो देखने में, जब हम शिक्षण करते हैं तो देखने वाली चीजें जिनसे हम सीखते हैं उसके अंतर्गत कौन सी सामग्री सम्मिलित नहीं है? मानचित्र, रेडियो, चार्ट, या फिर ग्लोब? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेडियो जो है वो दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट कार्य का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए? शिक्षक के अनुरूप, बालकों की इच्छा के अनुरूप, मूल्यांकन के अनुरूप, या फिर विधियों के अनुरूप? जब भी हम कोई प्रोजेक्ट कार्य करवाते हैं तो हमें वहां पर बालकों की रुचियों को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि अगर कोई बालक बिल्डिंग की डिजाइन बनाने में अच्छा महारत हासिल रखता है तो उससे हम रॉकेट की डिजाइन नहीं तैयार करवा सकते हैं। उसका जो प्रोजेक्ट होगा तो हम उसकी इच्छा के अनुसार देंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालकों की इच्छा के अनुरूप निर्भर करता है क्या? प्रोजेक्ट कार्य का स्वरूप। नेक्स्ट है, बालकों में विशिष्ट कौशल का विकास किसके द्वारा किया जा सकता है? किसका विकास? तो विशिष्ट कौशल का विकास किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रशिक्षण के द्वारा, शिक्षण के द्वारा, पाठ्यक्रम के द्वारा, या फिर शिक्षण विधियों के द्वारा? किसके द्वारा किया जा सकता है? बात किसकी है कि विशिष्ट कौशल। तो विशिष्ट कौशल का विकास प्रशिक्षण के द्वारा, उसको ट्रेनिंग देकर ही हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अध्यापक द्वारा किसी कक्षा में लड़कों की तुलना में लड़कियों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए जेंडर पहचान, ऑप्शन बी जेंडर पक्षपात, ऑप्शन सी जेंडर समरूपता, ऑप्शन डी जेंडर संबद्धता। ठीक है, तो क्या होता है कि अध्यापक द्वारा किसी कक्षा में लड़कों की तुलना में लड़कियों पर अधिक ध्यान देना, आमतौर पर ऐसा ही होता है। तो इसमें क्या होता है? ये जेंडर पक्षपात होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? जेंडर पक्षपात, लैंगिक पक्षपात है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के द्वितीयक स्रोत से संबंधित है? पास पड़ोस, परिवार, विद्यालय, या इनमें से कोई नहीं? कौन है जो सामाजिकरण के द्वितीयक स्रोत से संबंधित है? तो पहला तो परिवार आपका हो जाएगा और दूसरा आपका विद्यालय हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब बालक स्वयं के पहल व प्रयास द्वारा सीखता है तो वह किस विधि का उदाहरण प्रस्तुत करता है? परंपरागत विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, निगमनात्मक विधि, अथवा वैयक्तिक बुद्धि? ठीक है, जब बालक स्वयं के पहल व प्रयास द्वारा सीखता है, जैसे आप इतिहास में अगर देखें तो एकलव्य का उदाहरण मिलता है, जो जिसने स्वयं के बलबूते से ही या स्वयं के प्रयास से ही तीरंदाजी सीखी थी। तो ये कौन से क्या मतलब किस विधि का उदाहरण है? ये किस मेथड का एग्जाम्पल है ये? तो ये आपका अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। नेक्स्ट है, अलेक्सिया क्या है? या अलेक्सिया है क्या सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता, पढ़ने की अक्षमता, या फिर लिखने की अक्षमता? अलेक्सिया क्या है? तो ये आपका
पढ़ने की अक्षमता है, अलेक्सिया जो है वो पढ़ने की अक्षमता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्मृति से तात्पर्य किसी विषय वस्तु को सीखने के उपरांत तत्काल बाद उसे यथावत दोहरा देने की क्षमता है। कहने का तात्पर्य है कि जो स्मृतियों का विभेदीकरण किया गया है उसके अंतर्गत जब हम किसी चीज को सीखते हैं और उसके बाद यथावत उसे दोहरा देते हैं तो वो किस स्मृति के अंतर्गत आता है। तो ये अस्थायी स्मृति है, भाषाई स्मृति है, तात्कालिक स्मृति है या फिर अस्थायी स्मृति है। ये किसके अंतर्गत आएगा? तो हम चूंकि तुरंत वो काम करते हैं या दोहरा देते हैं उस चीज को तो तात्कालिक स्मृति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, सृजनात्मक बालक निम्न में से कौन सा गुण पाया जाता है? सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण पाया जाता है? सीमित रुचियां होती हैं, सीमित पाठ्यक्रम होते हैं, खोजपूर्ण प्रवृत्ति होती है, सीमित क्रियाशीलता होती है। कौन सा गुण पाया जाता है? तो जो सृजनात्मक बालक होता है वो हमेशा चीजों को जानने के लिए इच्छुक रहेगा। उसके अंदर क्या होता है? खोजपूर्ण प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक 16 वर्ष का बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है उसकी बुद्धिलब्ध ज्ञात कीजिए। विकल्प आपको दिया गया है 70, 75, 80, 85। तो बुद्धिलब्ध का जो सूत्र होता है आपका क्या होता है? मानसिक आयु बटे शारीरिक वास्तविक आयु। मानसिक आयु 12 है, वास्तविक आयु 16 है। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 75। तो इसकी जो आयु निकल कर आई है, आयु कह रहे हैं, इसकी जो IQ निकल कर आई है वो कितनी आई है? 75। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिप्रेरणा के प्रत्यय की प्रकृति है सामाजिक, मनोशारीरिक, मनोवैज्ञानिक या फिर मनोसामाजिक। अभिप्रेरणा के प्रत्यय की प्रकृति है तो क्या है ये? मनोशारीरिक प्रकृति है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विकास की विशेषता नहीं है? भाषा विकास की विशेषता यहाँ पर पूछ रहा है। विकल्प आपके पास उत्पादकता, विस्थापन, अर्थपूर्वकता, व्यवहारशीलता। तो भाषा विकास की विशेषता नहीं है। तो उत्पादकता जो है वो भाषा विकास की विशेषता नहीं है, बाकी आपका विस्थापन, अर्थपूर्वकता और व्यवहारशीलता विशेषता है। नेक्स्ट है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में किसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? माता पिता तथा शिक्षक, केवल मित्र, केवल शिक्षक या फिर केवल माता पिता। बच्चे के सीखने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ये आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है माता पिता और शिक्षक की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग किसे माना जाता है? रुचि को, बुद्धि को, अनुशासन को या अनुकरण को? सोचने की प्रक्रिया का, ठीक है, सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग किसे माना जाता है? तो ये बुद्धि को माना जाता है। बुद्धि है तभी वो सोचेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशित बालकों हेतु महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है? समावेशित बालकों हेतु ब्रेल लिपि, संवेदीय प्रशिक्षण, श्रवण प्रशिक्षण या उपयुक्त सभी। तो इसके अंतर्गत जो समावेशित बालकों हेतु महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है वो उपयुक्त सभी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम के किस नियम के अनुसार सीखने की प्रक्रिया बालक के समग्र दृष्टिकोण से निर्देशित होती है? क्या है क्वेश्चन कि अधिगम के किस नियम के अनुसार जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो बालक के समग्र दृष्टिकोण से निर्देशित होती है? तो ये जो नियम है वो आपका है मनोवृत्ति का नियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोवृत्ति के नियम के अनुसार जो बालक के सीखने की प्रक्रिया होती है वो उसके समग्र दृष्टिकोण से निर्देशित होती है। नेक्स्ट है आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक ऐसी पद्धति है जिसमें विद्यार्थी के मूल्यांकन किया जाता है। रिक्त स्थान यहाँ पर भरना है आपको। वहां पर आपका क्या होगा कि केवल बाह्य पक्ष का
अव्यवहारों का, केवल आंतरिक पक्ष का, या सभी पक्षों का। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की यहाँ पर बात कर रहा है। तो जब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात होती है तो वहां पर बाह्य पक्ष, अव्यवहारिक पक्ष और आंतरिक पक्ष, ये तीनों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सत्य असत्य एवं सही गलत के मध्य अंतर स्पष्ट करने की कला क्या कहलाती है? अतार्किक चिंतन, स्मृति, आलोचनात्मक चिंतन या विस्मरण। इसमें आपको बताना है कि सही गलत के मध्य अंतर स्पष्ट करने की कला क्या होती है। तो अतार्किक चिंतन तो होगा नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। स्मृति पर भी निर्भर नहीं करता है कि सत्य असत्य बताने के लिए हमें याददाश्त होना जरूरी है। आलोचनात्मक चिंतन होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, ये आपका होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलोचनात्मक चिंतन जो है वो सही गलत के मध्य अंतर स्पष्ट करने की कला कहलाती है। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि से तात्पर्य अन्य व्यक्तियों की इच्छा, अपेक्षा, आवश्यकता आदि को समझने तथा दूसरों के व्यवहार का पूर्व कथन करने की क्षमता से है? वैयक्तिक प्रबुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि या प्रकृतिवादी बुद्धि। इनमें से कौन सा है जो हमें दूसरों के इच्छा, अपेक्षा, आवश्यकता आदि को समझने के लिए समझने की क्षमता प्रदान करता है? तो ये आपका है वैयक्तिक प्रबुद्धि, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बालक के प्रत्येक संभावित विकास का एक विशिष्ट काल होता है। यह विशिष्ट काल, ये विशिष्ट होगा आपका, यह विशिष्ट काल प्रत्येक व्यक्ति में वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार पृथक पृथक होता है। उचित समय पर इस संभावना का विकास न करने से नष्ट हो सकता है। किसका कथन है? तो यह कथन आपका स्किनर का कथन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन है कि बालक के प्रत्येक संभावित विकास का एक विशिष्ट काल होता है। यह विशिष्ट काल प्रत्येक व्यक्ति में वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार पृथक पृथक होता है, यानी हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है, ठीक है, या हर एक बालक का अलग अलग होता है। वो समय कि जब वो उसके संभावित विकास का काल होता है वो हर बालक में अलग अलग होता है। ये और उचित समय पर अगर उसका विकास नहीं होता है तो ये नष्ट हो जाता है। ऐसा किसने कहा है? तो ये स्किनर ने कहा था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों के समक्ष विषय से संबंधित किसी समस्या को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिससे वे उद्देश्यपूर्ण गहन चिंतन कर सकें। तो उनके द्वारा किस विधि का पालन किया जा रहा है? ठीक है, कोई विषय से संबंधित कोई समस्या आती है तो उस पर गहन चिंतन करते हैं अगर बालक, तो ये जो विधि है ये कौन सी विधि है? प्रविधियां, निरूपण विधि, प्रक्षेपण विधि या समस्या समाधान विधि। तो ये आपका समस्या समाधान विधि है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान से संबंधित है। अब बढ़ते हैं हिंदी की भाग दूसरे में, जिसमें आपका हिंदी है। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे कहते हैं मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। किसे? या साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है, वहां क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तल्लीन का संधि विच्छेद है, ठीक है, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तत् धन लीन, ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत् धन लीन का क्या हो जाता है? तल्लीन। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् धन लीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? भारोपीय परिवार की भाषा के अंतर्गत आपका मलयालम नहीं आता है, बाकी मराठी, गुजराती, हिंदी आता है। भारोपीय कौन सी भाषा होती है? भारत और यूरोपीय भाषाओं को मिलाकर भारोपीय भाषा बनता है। नेक्स्ट है एक प्रत्यय से बना शब्द है। अनंत, अन्वेषण, अवैतनिक या अपेक्षा। तो दिए गए विकल्पों में अवैतनिक जो है वो एक प्रत्यय से बना शब्द है। नेक्स्ट है गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? पंकिल, धवल, प्रलय या फिर पामर के। तो ये जो है वो पंकिल शब्द के पर्यायवाची हैं। निस्पृह का अर्थ है जो स्पर्श रहित हो, जो इच्छा रहित हो, जो प्रेम रहित हो या जो प्रेरणावान हो। निस्पृह का अर्थ क्या होता है? जो इच्छा रहित हो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
शैतान की आंत मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु या अत्यंत लाभदायक वस्तु। शैतान की आंत, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बहुत लंबी वस्तु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई च छ ज झ या आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से या फिर ओष्ठ से? तो इसका जो उच्चारण होता है वो आपका तालव्य से होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आगमन में उपसर्ग बताना है तो आ उपसर्ग है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस है, श्रृंगार रस है, अद्भुत है या बीभत्स है? आपको बताना है इसमें से कौन सा रस है। तो ये आपका करुण रस है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है? आपका यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। विशेषण है, प्रविशेषण है, विशेष विशेषण है या सविशेषण है? आपको बताना है अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो ये आपका प्रविशेषण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, शब्द केवल संकेत मात्र है या मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो क्या है आपका? मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भविष्य या फिर सामान्य भविष्य? राम आम खाता होगा ये जो है वो संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है। नेक्स्ट है इस समय सार्वजनिक क्षेत्र के विकल्प अब आपको दिए गए हैं, उसके उपरांत वाक्य है कि दशा अच्छी नहीं है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं धंधों, व्यवसायों, उपक्रमों या उद्योगों के। तो आपको बताना है कि यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर उपक्रम भरा जाएगा। ऑप्शन सी कि इस समय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की दशा अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है फूले का सकल में छाई जन वर्षा ऋतु प्रकट बुराई। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या श्लेष? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जन जानो मन मानो, जिसमें आया उत्प्रेक्षा अलंकार वहां पर होता है, जन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है मेरा लड़का आलसी है, रेखांकित शब्द क्या है? विशेष विशेषण, विधेय विशेषण, उत्तमावस्था या फिर उत्तरा अवस्था? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राही मासूम रजा या फिर अब्दुल बिस्मिल्लाह। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो यह है भैरव प्रसाद गुप्त। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम है? गोदान, गढ़कुंठार, चंद्रकला या फिर सोमनाथ? तो इनके द्वारा रचित उपन्यास है सोमनाथ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूचीपत्र, सियार या फिर परिषद? तो इसमें जो आपका परिषद है वो क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द शुद्ध है? 46, 46, 46, 46? तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है वही शुद्ध है, 46। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कमल नयन में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास? कमल नयन में आपका कौन सा समास है? तो इसमें आपका कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अग्रलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राम भक्त, पवन सुत, बजरंगबली या फिर
कपीश्वर। आपको बताना है कि इसमें से हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो राम भक्त जो है वो हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है पुरोगामी का विलोम शब्द क्या है? पुरोधा, पश्चगामी, अग्रगामी या फिर अग्रणी। पुरोगामी का जो विलोम होगा वो क्या होगा? पश्चगामी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893 में, 1900 में या 1903 में या फिर 1905 में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1893 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब आ गया आपका गद्यांश। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। साहित्य का मूल स्रोत होता है मनुष्य का जीवन। मनुष्य के जीवन के दुख सुख, आशा आकांक्षा, उत्थान पतन की ही अभिव्यक्ति साहित्य द्वारा होती है। मनुष्य का व्यष्टि जीवन का समष्टि जीवन द्वारा सीमाबद्ध है। मनुष्य की व्यष्टि सत्ता के साथ समष्टि का किस प्रकार संघर्ष एवं द्वंद्व चलता रहता है और इसके परिणाम स्वरूप उसके सामाजिक जीवन में किस प्रकार रूपांतर होता रहता है, यह बात अतीत काल के साहित्य या समालोचना में विशेष रूप से नहीं पाई जाती है। मनुष्य की सामाजिक परिस्थिति एवं उसके व्यष्टि जीवन के साथ समष्टि के संघर्ष और उसके मन के ऊपर इन सब प्रतिक्रियाओं की परीक्षा करने के कारण ही आधुनिक साहित्य भाव प्रधान न होकर बहुत कुछ वस्तु प्रधान बन गया है। समाज में समय समय पर जो परिवर्तन होते रहते हैं उनका प्रभाव मानव मन पर भी पड़े बिना नहीं रहता है। मनुष्य के मन का यह परिवर्तन जब साहित्य में प्रतिफलित होता है तभी साहित्य में चैतन्य की सृष्टि होती है और वह सबके लिए उपभोग्य बन जाता है। प्रत्येक युग का श्रेष्ठ साहित्य अपने युग के प्रगतिशील विचारों द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होता है। मानव मन को प्रभावित करके उसके जीवन को सभी दिशाओं में प्रगतिशील बनाने में ही साहित्य की चरम सार्थकता है। युग युग में साहित्य जो लक्ष्य मनुष्यों के मन प्राण को प्रभावित करता है यही उसकी लोकप्रियता का मूल कारण है। साहित्य की श्रेष्ठता का उसके मूल्य एवं महत्व का एक ही मानदंड हो सकता है और वह मानदंड यही है कि जातीय जीवन के साथ अखिल शक्ति की प्राणधारा के साथ उसका निविड़ संयोग है या नहीं। यह आपका गद्यांश था। इस पर आधारित आपको प्रश्न करने हैं। देखिए उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्य की श्रेष्ठता का क्या मानदंड है? तो बताइए वस्तु प्रधानता ना कि भाव प्रधानता, मानव जीवन की सीमाओं की अभिव्यक्ति, अतीत काल का महिमा गान या जातीय जीवन में अखिल शक्ति की प्राण धारा से निविड़ संयोग। तो इसमें जब आप देखेंगे तो जो लास्ट लाइन है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। देखिए यही आपका दिया हुआ था कि मानदंड यही है कि जातीय जीवन के साथ अखिल शक्ति की प्राणधारा के साथ उसका निविड़ संयोग। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से सर्वाधिक सार्थकता का कारण है। जीवन को प्रगतिशील बनाना सर्वाधिक सार्थकता है, जीवन के दुखों की उपेक्षा करना है, सबके लिए उपभोग्य न होना है, व्यष्टि और समष्टि का निरादर करना है। इसमें आपको क्या करना है? तो जीवन को प्रगतिशील बनाना ही सर्वाधिक सार्थकता का कारण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से साहित्य की लोकप्रियता का मूल कारण है। सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति से दूरी है इसकी लोकप्रियता का कारण, कि लाखों लाख मनुष्यों की चेतना पर प्रभाव है, या सामाजिक परिवर्तन की अनदेखी है, या व्यक्ति जीवन की संकीर्णता है। तो साहित्य की लोकप्रियता का मूल कारण क्या है? ये आप जानते हैं कि लाखों लाख मनुष्यों की चेतना पर प्रभाव पड़ता है इसका। नेक्स्ट है उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य का व्यष्टि जीवन समष्टि जीवन से सीमाबद्ध नहीं होता। अतीत काल की समालोचना में व्यष्टि और समष्टि के बीच संघर्ष के रूपांतरण की विशेष चर्चा पाई जाती है। साहित्य की लोकप्रियता का कारण है असंख्य जन समुदाय पर प्रभाव। साहित्य मानव जीवन के सुख दुख से निरपेक्ष रहता है। तो इसमें कौन सा है जो आपका सही है? तो इसमें आपका जो सी है कि साहित्य की लोकप्रियता का कारण है असंख्य जन समुदाय पर प्रभाव, वही निम्न वाक्यों में सही है। लास्ट क्वेश्चन हिंदी का है कि उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जातीय जीवन के साथ गहरी संबद्धता श्रेष्ठ साहित्य का मानदंड है। सामाजिक परिवर्तन मानव जीवन को प्रभावित करता है। मनुष्य का समष्टि जीवन उसके व्यक्ति जीवन को सीमाबद्ध नहीं करता है। मानव जीवन साहित्य का मूल स्रोत है।
तो इसमें जो मनुष्य का समष्टि जीवन उसके व्यक्ति जीवन को सीमाबद्ध नहीं करता, ये गलत है, बल्कि मनुष्य का समष्टि जीवन उसके व्यक्ति जीवन को सीमाबद्ध करता है। इस प्रकार हिंदी आपका समाप्त हुआ। गणित और इंग्लिश को हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, आपका ईवीएस हम ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि गणित और इंग्लिश को समझने के लिए हमें अलग से उस पर हम वीडियो बनाएंगे, तो इसलिए इन तीनों को हम एक साथ लिए ले रहे हैं और गणित इंग्लिश को छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण में व्याप्त कई कारक जीवों को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं तथा जीवों के द्वारा स्वयं भी प्रभावित होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। पर्यावरण में व्याप्त कई कारक जीवों को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं तथा जीवों के द्वारा स्वयं भी प्रभावित होते हैं। क्या है वो चीज? क्या है? वनस्पतियां हैं, पर्यावरणीय कारक हैं, वायु की आर्द्रता है, या फिर मृदीय कारक है। आपको बताना है वो कौन सी चीज है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा कि पर्यावरणीय कारक जो होता है वो कई जीवों को लगभग जीवों को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से प्रभावित करता है और उनके द्वारा स्वयं भी प्रभावित होता है। ऐसे पर्यावरण आपके जीवन को प्रभावित तो करता ही, आप जानते ही हैं, और आप भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, ये भी आप जानते हैं अच्छे से। नेक्स्ट है, विश्वव्यापी कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य है उत्पादन का जैविक आधार और मानव कल्याण करना। जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान कार्यक्रम, उसका उद्देश्य क्या है? उत्पादन का जैविक आधार और मानव कल्याण करना, आर्द्रता में कमी लाना, या ऊष्मीकरण की प्रक्रिया पर बल देना, या जलवायु परिवर्तन पर बल देना। क्या है इसका कारण? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उत्पादन का जैविक आधार और मानव कल्याण, ठीक है। आर्द्रता में कमी नहीं लाना है, ऊष्मीकरण की प्रक्रिया पर बल नहीं देना है, जलवायु परिवर्तन हमें नहीं करना है, बल्कि उत्पादन का जैविक आधार और मानव कल्याण करना है। नेक्स्ट है, समाज की वह इकाई जिसमें माता पिता, उनके विवाहित व अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य जो आपस में अधिकतर अधिकारों व कर्तव्यों से जुड़े होते हैं, अपने अपने उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हुए साथ रहते हैं, कहलाती है क्या? समाज, परिवार, विद्यालय या फिर मित्र मंडली। उसे हम क्या कहते हैं? जो एक साथ रहते हैं और अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो ये आपका परिवार कहलाता है, ठीक है। एक साथ रहते हैं, माता पिता भी रहते हैं, विवाहित भी रहते हैं, अविवाहित लोग भी रहते हैं, एक साथ ही सबका अपना अपना दायित्व होता है, तो ये आपका परिवार कहलाता है। नेक्स्ट है, मानस राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ? नागालैंड, सिक्किम, असम या फिर मेघालय। तो ये आपका अवस्थित है असम में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित लैगून है पुलिकट, चिल्का, कोलेरू या उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो आपका पूर्वी तट पर है वो आपका पुलिकट, चिल्का, कोलेरू ये तीनों है, तो यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? तो क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव है वो आया था 1942 में, मार्च 1942 में। नेक्स्ट है, दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है? सेल, ग्रेनाइट, कोयला या फिर चूना पत्थर। तो वहां पर आपको मिलेगा कोयला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थल, जल और वायु तीनों मिलकर जिस आवरण विशेष में जीवन के अनुकूल दशा का निर्माण करते हैं वह क्या कहलाता है? जैव विविधता, जैव मंडल, पर्यावरण या पारिस्थितिकी। तो इसे हम कहते हैं जैव मंडल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बटेश्वर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो बटेश्वर मेला का जो आयोजन होता है वो आपका आगरा में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राज्य द्वारा सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो एक समान कानून बनाने का जो है आपका वो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 14 नहीं, यहाँ 44 होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जनजाति पशुपालक है तथा उनके द्वारा भैंस पालने का काम किया जाता है?
तो इसमें कौन सी जनजाति जो है वो पशुपालक है? तो ये आपका टोडा जो जनजाति है वो पशुपालक है और इनके द्वारा भैंस पालने का भी काम किया जाता है। नेक्स्ट है विषुवत रेखीय वन का उदाहरण नहीं है, जैतून, कार्क, ओक या फिर सागवन। कौन सा है जो विषुवतीय रेखीय वन में नहीं पाया जाता है? तो सागवन जो है वो विषुवत रेखीय वन में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी घास, ये घास का मैदान है और ये स्थान है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो देखिए प्रेरी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है, पंपास अर्जेंटीना में पाई जाती है, वेल्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाई जाती, स्टेपी एशिया में पाई जाती है। तो ऑप्शन जो सी है वो गलत है, ठीक है, यानी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है सलेम इस्पात संयंत्र स्थित है। सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर केरल में? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा संसद के स्थगन के समय किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है? तो ये आपका क्या है? अनुच्छेद 123 है। नेक्स्ट है नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितना भाग स्थान आरक्षित है? तो आप जानते हैं 33% आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को, तो 1/3 भाग जो है वो आरक्षित रहता है। नेक्स्ट है सामाजिक मानव ने किन रूपों में प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन किया है? आहार के लिए जंगली जानवरों का शिकार करके किया है, बिल्कुल किया है। अपने तथा अपने पालतू पशुओं के आवास तथा मार्ग के लिए वनों को जलाकर किया है, ये भी सही है। जंगलों को जलाने के स्थान विशेष के पारिस्थितिक पर्यावरण को बदल कर किया है, बिल्कुल ये भी सही है। तो क्या क्या है? ये उपयुक्त सारे सही हैं। सामाजिक मानव ने प्राकृतिक पर्यावरण को इन तीनों तरीकों से बदल दिया है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं तो यह क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, शोषण, परावर्तन। तो ये इसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मृदा का वह प्रकार जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है जिससे पौधों की वृद्धि भी अधिक होती है, इसमें जल धारण क्षमता भी अधिक होती है, उसका नाम बताइए। तो दोमट मिट्टी, ह्यूमस मिट्टी, गाद मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी? तो आप जानते हैं ह्यूमस मिट्टी जो है वो बहुत ही उपजाऊ होता है और इसमें पौधों की वृद्धि करने की क्षमता भी अधिक होती है। चूंकि यह जीवाश्म से संबंधित होता है इसलिए इसमें कार्बनिक पदार्थ भी बहुत अधिक होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विभिन्न यौगिकों में परिवर्तन कहलाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विभिन्न यौगिकों में परिवर्तन क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, अपचायक या अनिम्नीयकरण क्या है? तो क्या कहलाता है ये? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो किस पर्वतमाला में स्थित है? एटलस में है, हिमालय में है, एंडीज में है या फिर आल्पस में है? देखिए चिली अर्जेंटीना ये आपका कहाँ पर है? तो ये दक्षिण अमेरिका का राष्ट्र है सर। तो देखिए आपका जो एंडीज है वही आपका दक्षिण अमेरिका में है और दक्षिण अमेरिका में आपका क्या है? चिली अर्जेंटीना सीमा पर जो विश्व का सबसे ऊंची ज्वालामुखी है ओजेस डेल सलाडो है वो आपका एंडीज पर्वतमाला में ही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आल्पस यूरोप में है, हिमालय आपका एशिया में है। नेक्स्ट है शैवाल पर्णहरित युक्त संवहन ऊतक रहित आत्मपोषी होते हैं जिनका शरीर सुकाय सदृश होता है, इनके अध्ययन को कहते हैं। यानी शैवाल के अध्ययनों को क्या कहा जाता है? कवक विज्ञान, फाइकोलॉजी, टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइटा? तो इसे क्या कहा जाता है? आपका फाइकोलॉजी। इसके अध्ययन को, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किसके पौधे का चुनाव किया था? सरसों के, चना के, धान के या फिर मटर के? तो इन्होंने मटर के पौधों का इस्तेमाल किया था। किसके लिए? आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए। मैकाल पठार स्थित है बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या फिर आपका मध्य प्रदेश में? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाल पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उपस्थिति फसल के पौधे यहाँ पर आपको मिलाना। तो देखिए जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर क्या है?
उसके बाद वन पारिस्थितिकी तंत्र, फिर घास स्थल है, फिर फसल स्थल है। उपस्थित फसल के पौधे विभिन्न प्रकार की घासें एवं जंगली छोटे पौधे हैं, ठीक है। और बड़े बड़े वृक्ष, झाड़ियां तथा शाखीय पौधे, विभिन्न प्रकार के शैवाल। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आपको शैवाल मिलेंगे, यानी विभिन्न प्रकार के शैवाल, यानी चौथा हो जाएगा, ठीक। फिर वन पारिस्थितिकी तंत्र में आपका क्या हो जाएगा, बड़े बड़े वृक्ष, झाड़ियां तथा शाखीय पौधे वन पारिस्थितिकी में आए जाएंगे। घास स्थल में घास मिल जाएगा, फसल स्थल में उपस्थित फसल, यानी इसका उल्टा हो जाएगा 4 3 2 1। तो दिए गए विकल्पों में अगर हम देते हैं 4 3 2 1 तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित राज्य है वो राजस्थान भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है, यानी उपर्युक्त सभी जो है वो लाभान्वित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य अवस्थित है मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है ये बताना है आपको। तो ये है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जो जलवायु है वो आपका कौन सी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है। देखिए उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, जबकि आप जानते हैं कि 23.5 डिग्री के बाद आपका क्या हो जाता है, 23.5 डिग्री तक आपका उष्ण कटिबंधीय रहता है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, शीतोष्ण, ठीक है। लेकिन भारत में शीतोष्ण इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हिमालय आपका मिल जाता है, तो यहाँ की जो हवाएं आती हैं वो रुक जाती हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर भी गर्मी आपकी बनी रहती है, ठीक है। 23.5 डिग्री के बाद भी आपकी गर्मियाँ बनी रहती हैं, तो इसीलिए उष्ण कटिबंधीय मानसूनी से कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, समस्त वनस्पतियों एवं प्राणियों के सम्मिलित रूप से सृजित पारिस्थितिकी को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका जियोम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने बाल मनोविज्ञान, उसके बाद हिंदी और फिर ईवीएस को हमने देखा। बाकी आपके अंग्रेजी और गणित बचते हैं, तो उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, ताकि उसको समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें और चाहिए, उनकी विस्तृत व्याख्या करनी पड़ती है, जो यहाँ पर संभव नहीं था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।